नमस्कार। मैं संजीव चौहान एनसीडीएक्स और सेबी की तरफ से आयोजित वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि ये सप्ताह हम लोग वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंदर आज का जो हमारा वेबिनार है उसका जो टॉपिक है वो है मूंग मूंग प्रोडक्ट जो एनसीडीएक्स पे ट्रेड होता है। तो उसी के ऊपर मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। तो शुरुआत के अंदर मैं आपको जो थोड़ा बेसिक से इस बाजार का कि किस तरीके से ये बाजार डेवलपिंग डेवलपिंग फेज में रहा और किस लेवल पे है आज, और क्या हमारे रेगुलेटर की तरफ से हमें परमिशंस वगैरह दी गई, उन सबको कवर करते हुए मैं आपको लास्ट में फिर मूंग के ऊपर बताऊंगा। और एकदम लास्ट के अंदर वेबिनार के इस बाजार में जो भी इन्वेस्टर्स हैं तो उनको किन चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी आपकी जानकारी देना चाहूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज का वेबिनार। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ओवरऑल जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, तो उनका कब से वो स्टार्ट हुए, तो हम देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ था जिसके अंदर कॉटन की ट्रेडिंग हुई थी। देन 1910 से 1930 के बीच में इसमें दो तीन कम्युनिटी और ऐड हुई जो ऑयल सीड्स से और रॉ जूट था। इसी श्रृंखला में सन 1953 में इस बाजार को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एस्टेब्लिश किया जो कमोडिटी एक्सचेंजेस को रेगुलेट कर रहा था। और इसी श्रृंखला में ये 20वीं शताब्दी तक अगर अपन देखें बाजार में जो मूवमेंट रहा उसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट कभी इसके ऊपर बैन लगा देती थी और कभी ट्रेडिंग रिज्यूम कर देती थी। बट लास्ट 2001 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फुल फ्लैश तरीके से परमिशन दी इंडिया के अंदर, और तीन नेशनल लेवल के जो कमोडिटी एक्सचेंजेस थे वो एग्जिस्ट में है जिनके अंदर एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और एनएमसी के नाम से एक्सचेंजेस थे। और सन 2015 के अंदर जो इक्विटी मार्केट को रेगुलेट कर रहे थे सेबी, उन्होंने एफएमसी से टेक ओवर लेके इसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज जो एक्सचेंजेस का है तो इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं। जो उनका जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो इसको देखते हैं सारा, उसी के मॉनिटरिंग में सारा ये एक्सचेंजेस वगैरह हैं। और उसके अंडर में जैसे कि सेबी है, और सेबी के अंडर में आज की डेट में देखें तो 5 नेशनल लेवल के कह सकते हैं कॉमोडिटी या स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, जिनमें एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएससी हैं। और अगर अपन देखें टोटल ओवरऑल 91 कमोडिटीज की परमिशन मिल चुकी है ट्रेडिंग के लिए इस मार्केट में। और इस स्लाइड में देखें कि भाई जब से सेबी ने टेक ओवर लिया है एफएमसी से, तो उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट की है इस बाजार में। तो सितंबर 2015 के अंदर जैसे कि सेबी ने टेक ओवर लिया था अपने हाथ में इस बाजारों के एज ए रेगुलेटर, और जून 2017 के अंदर सेबी ने फ्यूचर्स के अलावा ऑप्शंस की ट्रेडिंग को परमिट किया था कि कमोडिटीज के अंदर ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला के अंदर जून 2017 में सेबी ने एटीएफ कैटेगरी के जो मतलब फंड्स हैं उनको भी परमिशन दिया ट्रेड करने के लिए। और सन 2017 के अंदर सितंबर के अंदर सेबी ने जो इक्विटी और कमोडिटीज और करेंसी की जो फर्म्स थी उन सब का एक इंटीग्रेशन की परमिशन दी, यानी कि जो अलग अलग कंपनीज बना के लोग अलग अलग एक्सचेंज की मेंबरशिप ले रहे थे, और वो एक सिंगल नाम के अंदर में एक मेंबरशिप को रिटेन कर सकते हैं हर एक्सचेंज की। और बैंक को भी एज अ सब्सिडरी अलाउ किया कि वो भी कमोडिटी डेरिवेटिव का मतलब प्लेटफॉर्म को यूज में ले सकते हैं। और सितंबर 2015 के अंदर एफपीआई को भी परमिशन मिली कि वो भी अपनी जो पोजीशन है उसको हेज कर सकते हैं इंडियन कमोडिटी मार्केट के अंदर। और मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड और पीएमएस को भी पीएमएस विद लिमिटेड पार्टिसिपेंट के साथ में परमिशन दिया सेबी ने। और जून 2019 के अंदर सेबी ने एक और नया इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने का परमिट किया जिसको हम लोग इंडेसिस के नाम से जानते हैं। इंडेसिस इन द सेंस कमोडिटी इंडेसिस। इक्विटी में जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी है, उसी तरह से कमोडिटीज के अंदर भी जो एनसीडीएक्स ने कमोडिटी का इंडेक्स लॉन्च किया एग्रीडेक्स के नाम से, उसकी परमिशन मिली ट्रेड करने के लिए मार्केट में। अब अपन बात करें कि कौन कौन सी जो कमोडिटीज है जिनकी परमिशन सेबी की तरफ से मिली है, तो सीरियल पल्सेस के अंदर देखें तो बाजरा है, बार्ले, चना, मेज, वीट, मूंग एंड पैडी। और स्पाइसेस में देखें तो कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक। और फाइबर कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक, शंकर कपास एंड 29 mm कॉटन। ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड एंड ग्वार गम।
ऑयल एंड ऑयल सीड्स में देखें तो सोयाबीन, सोया रिफाइंड, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल और सेसम सीड। तो ये सब प्रोडक्ट आज की डेट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। अगर अपन कंपेयर करें इसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट के साथ में, तो क्या डिफरेंशिएट किस पॉइंट्स पे कर सकते हैं, तो वो हम इस स्लाइड में देखेंगे इन ब्रीफ। तो जैसे कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्चुअल डिलीवरीज पे ही सेटल होते हैं। जब भी एक्सपायरी रहती है और जो भी पोजीशंस ओपन रहती है मार्केट के अंदर, वो एक्चुअल में डिलीवरी के अंदर ही सेटल होती है। और वही अगर अपन देखें फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, तो वहां पे जो भी पोजीशंस ओपन रह जाती है वो कैश सेटल रहती है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं, वो एक उनकी फिक्स क्वांटिटी और क्वालिटी पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, जबकि इक्विटी के अंदर वैसा कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता उनका प्रोडक्ट। और कमोडिटीज के अंदर जो भी ट्रेड करते हैं, और जो भी जिन कमोडिटीज के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो अपन डिलीवरी बेस के अंदर जाएं, तो उसको होल्ड करने की एक असेंग का या वेयर हाउसिंग की और इंश्योरेंस कॉस्ट एक आती है। जबकि वही चीज अगर अपन देखें इक्विटी मार्केट के अंदर शेयर्स को रखने का, तो ऐसा इतना बड़ा कुछ वो उनका खर्चा या कह सकते हैं कॉस्टिंग नहीं आती है। सिंपल जो भी आपने अपना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है, तो उस अमाउंट का आप इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। और बात करूं मैं अगर जैसे कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो जो कमोडिटीज का, तो उनका जो नेचर है वो सीजनल रहता है और फिजिकल मार्केट के ऊपर डिपेंड रहती है। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट थ्रू आउट द ईयर एक जैसा रहता है, कैश मार्केट उनका। और प्राइसेस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं अगर कमोडिटीज के अगर अपन देखें, तो मेजरली ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर कमोडिटीज के प्राइस मूव करते हैं। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस रहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेके, वो भी प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। साथ ही गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन रहता है स्टॉक लिमिट वगैरह को लेकर, वो सब चीजें भी कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर टाइम टू टाइम इम्पैक्ट डालती हैं। और यही चीज अगर अपन इक्विटी मार्केट या फाइनेंशियल में देखें, तो जो मेजर जो प्राइस को इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक जो कंडीशंस रहती है कंट्रीज की या कंपनीज की, उनका इम्पैक्ट रहता है उनके प्राइसेस के ऊपर। साथ ही जो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है, वो उसके इम्पैक्ट डालती है प्राइसेस के ऊपर। साथ ही गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, जो भी टैक्सेशन लगाती है घटाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट इस मार्केट के ऊपर आता है प्राइसेस के अंदर। अब हम देख लेते हैं मूंग फ्यूचर्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जो एनसीडीज के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो हम इस पीपीटी के थ्रू ओवरऑल क्या प्रोडक्शन साइज है मूंग का, और क्या सीजनलिटी रहती है, और ट्रेड का क्या फ्लो रहता है, प्लस इसके जो वैल्यू चेन है उसका क्या रहता है, प्लस हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया एक्सचेंज ने उसका स्पेसिफिकेशन, प्लस कमोडिटी की क्या एनुअलाइज वॉलेटिलिटी और स्पॉट प्राइस रहता है इसका, और क्या इसका टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो इंडिया मूंग का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड। और ऑलमोस्ट 70% ग्लोबल जो प्रोडक्शन है उसका 70% पार्ट इंडिया के अंदर ही होता है। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो भी इंडिया ही है वर्ल्ड वाइड मूंग का। वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो पहले हम थोड़े प्रोडक्शन प्रोडक्शन के फिगर देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड। तो हम देखते हैं कि मूंग का जो ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन है वो है 3 मिलियन मेट्रिक टन का। और उसके अंदर अगर अपन ओवरऑल अगर अपन पल्सेस की बात करें कि भाई पल्सेस में से कितना परसेंट शेयर है मूंग का, तो ये अराउंड 5% के आसपास है। और इंडिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड नंबर 1 के ऊपर है मूंग के एज ए प्रोड्यूसर। और इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन शेयर है वो 70% का है। और इवन जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया कंजम्पशन का भी एक बड़ा सेंटर है, और हम लोग मतलब 70% मूंग प्रोडक्शन के बावजूद भी इंडिया मूंग को इंपोर्ट करता है बाहर की कंट्री से, लाइक म्यांमार, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया से। और अगर अपन इंडिया के कंटेक्स्ट में देखिए कि इंडिया के अंदर 2019-20 के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ था मूंग का, वो अराउंड हुआ था 2.34 मिलियन मेट्रिक टन का। और लास्ट मतलब 5 साल के पहले के अगर अपन देखें तो अराउंड 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का था, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मतलब डबल के आसपास जाने को है अभी, जो रिसेंटली जो प्रोडक्शन हो रहा है मूंग का। और इंडिया के अंदर अगर अपन देखें कि भाई कहाँ पे कौन से एरिया के अंदर जो मेजर 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो उसके अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार, ये 5 स्टेट आते हैं जिनके अंदर मेजरली प्रोडक्शन होता है। और ऑलमोस्ट 75 ऑफ प्रोडक्शन ये 5 स्टेट ही कवर करते हैं इंडिया के अंदर प्रोडक्शन साइज के अंदर। तो मूंग बेसिकली खरीफ की क्रॉप है। खरीफ के सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, और सितंबर से अक्टूबर के ड्यूरेशन के अंदर
इसका देखा जाए तो दो मतलब दोनों सीजन के अंदर इसका रहता है प्रोडक्शन। और मंथ वाइज अगर अपन देखें तो खरीफ के अंदर जो उसकी सोइंग रहती है वो जून जुलाई के आसपास रहती है, और जो हार्वेस्टिंग है वो सितंबर अक्टूबर में रहती है। इसी तरह रबी सीजन में देखें तो इसकी जो सोइंग है वो रहती है अक्टूबर नवंबर में, और जो हार्वेस्टिंग रहती है वो रहती है जनवरी फरवरी के अराउंड। तो ये इसका मतलब साइकिल है प्रोडक्शन का। अगर अपन इसको सीजनलिटी के हिसाब से देखें, भाई किस स्टेट में किस सीजन में होती है, तो देखेंगे खरीफ के अंदर, खरीफ सीजन में तो ऑलमोस्ट ये जो भी मेजर 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार में रहती है। बट रबी की अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर ये जो उड़ीसा का एरिया है वहाँ पे ये रबी की सीजन में भी पैदा होती है। इंडिया का जो मतलब अगर अपन देखें तो हम लोग अभी भी डिपेंड है, इंपोर्ट करते हैं मूंग को बाहर से कंट्री जैसे म्यांमार वगैरह से, क्योंकि जो अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया का अगर अपन देखें कि भाई लास्ट मतलब 18-19 के अंदर तो सबसे हाईएस्ट जो हमने इंपोर्ट किया है कंट्री वाइज देखें तो म्यांमार से ऑलमोस्ट 80% हमने अपने टोटल इंपोर्ट का पार्ट इंपोर्ट किया है म्यांमार से। उसके बाद देखें तो फिर केनिया, देन आफ्टर मोजाम्बिक, देन ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया। तो इस तरह से देखें तो ये 6-7 कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड जिनसे हम लोग मूंग इंपोर्ट करते हैं। अब अगर अपन बात करें मूंग के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कौन कौन है और उनकी क्या क्या मतलब एक्टिविटीज रहती है, तो देखें तो जो फार्मर्स का जो साइड है वो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज का रहता है। और जो एग्रीगेटर्स या कमीशन एजेंट्स हैं, तो जो उसकी वैल्यू चेन के अंदर, तो वो बेसिकली फार्मर से लेके इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते हैं क्वालिटी वाइज, और इसको स्टोर करके फिर जो नेक्स्ट लेवल है मिलर्स या प्रोसेसर उनको प्रोवाइड करते हैं। और वो लोग भी अपने अकॉर्डिंगली इसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके प्रोसेस करके पैकेजिंग वगैरह करके फिर देते हैं। और इम्पोर्टर्स जो बेसिकली बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर एज इट इज सॉर्ट आउट करते हैं इसको। वैल्यू चेन जो भी पार्टिसिपेंट है उनके लिए जो मेजर की कंस्टेंट है वो इसके है प्राइस फ्लक्चुएशन। मूंग का जो प्राइस है वो काफी फ्लक्चुएट करता है मार्केट के अंदर। तो और उसका रीजन जैसे अगर अपन देखें तो जैसे कि जो किसान लोग हैं वो हाईली डिपेंडेंट है रेन मतलब बारिश के ऊपर। जो इसके जो मेजर ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ पे मतलब पानी की थोड़ी शॉर्टेज है, तो जो नेचुरल रेन है उसी के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है। और जो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इसकी इसी वजह से थोड़ी लिमिटेड रह जाती है। और जो ये एरियाज हैं तो वो मार्केट भी नो डाउट है, जब प्रोडक्शन थोड़ा साइज छोटा है तो उसका जो एक्सेस है वो भी थोड़ा कमी है। और जो एग्रीगेटर कमीशन एजेंट है उनके सामने जो मेजर कंस्टेंट है वो इसका प्राइस फ्लक्चुएशन है। तो और जो इसकी जैसे कि एरिया अगर कम है तो फिर जो प्राइस की इंफॉर्मेशन है वो भी एक लिमिटेड है, तो प्राइस डिस्कवरी भी एक उनके लिए चैलेंज है। और इसका जो इंफॉर्मेशन जैसे कि मतलब जब बाजार के अंदर प्रोडक्शन कम है और लिमिटेड है तो वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो मार्केट में है वो प्राइस का जो कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी कमी ही है। सेम वे के अंदर मिलर्स का भी यही थोड़े से कंसर्न है। और बात करें अगर अपन इम्पोर्टर्स की तो उनके लिए भी मतलब जब तक एक्सचेंज की प्लेटफॉर्म पे नहीं था तो जो प्राइस की डिस्कवरी वाला मैकेनिज्म है वो बहुत लिमिटेड था, जबकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो उसकी डिमांड है वो काफी अच्छी है। तो इसी मतलब जो रिस्क है इसका मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से इसको मिटिगेट करने के लिए ही एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने मूंग के फ्यूचर्स को लॉन्च किया था। जो हमने क्वालिटी रखी है वो अनप्रोसेस होल रो मूंग की रखी है, जो डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन का नहीं है, उसको थोड़ा क्लीनिंग करने के बाद ही कंज्यूम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हम देखें तो मूंग हाईली एक वोलेटाइल कमोडिटी है, ठीक है। और मूंग का जो प्रोडक्शन है अगर आप देखते हैं तो पिछले कुछ सालों में ईयर ऑन ईयर मतलब ग्रोथ साइड में ही है। और गवर्नमेंट भी काफी एक्टिव है इसकी प्रोक्योरमेंट साइड में। गवर्नमेंट जनरली जब भी प्रोक्योर करती है जब इसके प्राइसेस एमएसपी के नीचे जाते हैं। तो सन 2013-14 के अंदर गवर्नमेंट ने इसके अंदर मतलब कुछ क्वांटिटी प्रोक्योर की थी। इसके अलावा मतलब गवर्नमेंट एमएसपी के अलावा गवर्नमेंट जो ये इंपोर्ट साइड में है और एक्सपोर्ट है, और मतलब जो कह सकते हैं कि स्टॉक लिमिट है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल रहता है ताकि इसके जो प्राइस है वो वेल मैनेज रहे बाजार के अंदर। अब अगर अपन बात करें जो एक्सचेंज की प्लेटफॉर्म पे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिजाइन किया है उसके जो मेजर पैरामीटर्स हैं, जो डिलीवरी सेंटर्स हैं वो हम देख लेते हैं।
तो मूंग का जो बेसिस सेंटर है वो राजस्थान के अंदर मेड़ता सिटी है, वो बेसिस सेंटर रखा है। इसके अलावा जो एडिशनल डिलीवरी सेंटर है उसके अंदर नोखा, जोधपुर, जयपुर, नागौर और श्री गंगानगर है। अ, राजस्थान की बात करें तो मूंग का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अराउंड 12.22 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। और परसेंटेज वाइज अगर अपन देखें तो 2018-19 के अंदर ऑलमोस्ट 49% का जो कह सकते हैं कि स्टेक रहा है वो राजस्थान का रहा है। और राजस्थान के अंदर भी जो मेड़ता सिटी है वो सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है। और वहाँ पे काफी मतलब प्रोसेसिंग यूनिट भी है। तो प्रोडक्शन और एज वेल मतलब प्रोसेसिंग के हिसाब से देखें तो मेड़ता एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, जिसकी वजह से हमने इसका बेसिस सेंटर मेड़ता को रखा है। इसके अलावा जो नोखा, जोधपुर, जयपुर और नागौर, श्री गंगानगर है, वो भी अच्छे प्रोडक्शन के सेंटर हैं। और वहाँ पे काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एज ए वेयर हाउसिंग के हिसाब से अगर अपन देखें तो। लोकेशन बेस्ड अगर अपन प्रीमियम डिस्काउंट की अगर अपन बात करें तो जो दो सेंटर है हमारे नोखा और गंगानगर, दोनों को हमने 50 रुपये डिस्काउंट के ऊपर रखा है। मतलब इस सेंटर से जो भी डिलीवरी होगी उसके ऊपर जो भी माल रहेगा उसके ऊपर 50 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। अब अगर अपन बात करें इसका जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर के बेसिस के ऊपर, तो उसमें हम लोगों ने कम मतलब जो लास्ट ईयर हमने जब लॉन्च किया था और इस साल जो रहा है उसमें थोड़ा सा हमने स्लाइटली कुछ चेंज किया है। जो मार्केट का जो फीडबैक है उसके बेसिस के ऊपर, तो कुछ और क्वालिटी के अंदर रिलैक्सेशन दिया है। मतलब लास्ट ईयर जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी मतलब हायर लेवल की थी। अभी जो हम लोगों ने क्वालिटी के अंदर चेंज किया है फीडबैक के बेसिस के ऊपर, यानी कि बाजार के अंदर जो मेजरली ट्रेडेड अवेलेबल क्वांटिटी या क्वालिटी है मूंग की, तो उसके बेसिस के ऊपर हमने कुछ चेंजेस किए। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो मोशिया बेसिस के ऊपर पहले जो 10% था उसको अभी बढ़ा के हम लोगों ने 11 के आसपास कर दिया है। और उसके अंदर भी 12 तक लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मतलब मोशिया रजिस्ट वेट के ऊपर। फॉरेन मैटर की अगर अपन बात करें तो जो पहले 2% था, ठीक है, उसको हायर साइड में अभी 3% कर दिया है। और अदर एडिबल ग्रेन्स जो पहले 1% थे वो एज इट इज रखा है। डैमेज सीड को जो पहले 3% था उसको बढ़ा के भी हम लोगों ने 5% कर दिया है। और इमिच्योर शंकर और शेड्यूल ब्रोकन जो स्प्लिट्स थी जो 2% थी पहले, उसको भी बढ़ा के 3% कर दिया है। विवेल सीड एज इट इज रखा है 1%। और स्मॉल सीड का जो साइज वाला पार्ट है उसके अंदर भी हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब हमने रिलैक्सेशन दिया है। जो पहले 3 mm का था उसको हमने थोड़ा सा अभी घटा के मतलब 2.5 mm का भी कर दिया है। और डिस्कलर की अगर अपन बात करें जो पहले 2% था तो उसको भी हमने बढ़ा के 4% के कर दिया है। तो देखें तो क्वालिटी के अंदर काफी हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया है ताकि जो मैक्सिमम लोग जो बाजार में लेके आते हैं क्वालिटी उनकी डिलीवरी लग सके एक्सचेंज की प्लेटफॉर्म के ऊपर। और सीड विद लस्टर का देखें अगर उसके अंदर मतलब जो कह सकते हैं कि फर्स्ट शॉ के अंदर उसकी जो चमक वगैरह रहती है, तो उसके अंदर भी हमने लगभग कोई वैसे तो कोई चेंज नहीं किया, ऑलमोस्ट वही रखा है। और बॉडी सीट वाइज भी देखें तो वही पैरामीटर एज इट इज जो लास्ट ईयर थे। जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि जो क्वालिटी मतलब उसका साइज था वो 3 mm था, तो जिसको घटा के अभी हम लोगों ने 2.5 mm कर दिया है। और टॉलरेंस लिमिट की अगर अपन देखें जैसे पहले वैसे 10% मॉइस्चर था और 0.050 की जो हम लोगों ने परमिशन टॉलरेंस थी, तो वो बढ़ा के जैसे हमने 11 तो बेसिस ही कर दिया और 12 तक हम लोग उसको ले रहे हैं, वो भी मॉइस्चर एडजस्टेड वेट के बेसिस के ऊपर। डैमेज सीट की बात करें तो जो पहले 3 था वो बढ़ा के हम लोगों ने भी 5 कर दिया है। ये टॉलरेंस लिमिट जो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे पहले वाली स्लाइड में, इस इसमें देख सकते हैं इन डिटेल दिया गया है कि एवरी पार्ट के अंदर कितना दिया है हम लोगों ने उसके अंदर रिलेशन और कितना एडजस्टेबल है। और इन शॉर्ट अगर अपन प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन देखें तो इसका जो सिंबल है वो मूंग के नाम से है। और डिलीवरी यूनिट है और जो ट्रेडिंग यूनिट है वो दोनों 5 MT का है। और जो प्राइस आती है वो पर क्विंटल स्क्रीन के ऊपर शो होती है। और टिक साइज एक पे रखा है इसका हमने। बेसिस सेंटर देखें तो मेड़ता ही है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और एडिशनल डिलीवरी सेंटर के अंदर नोखा है, जोधपुर है, नागौर है और जयपुर एंड श्री गंगानगर, जिसमें से नोखा और श्री गंगानगर 50 रुपये डिस्काउंट के ऊपर है, बाकी सब सेंटर रेट पार है। डिलीवरी का जो लॉजिक है वो कंपलसरी है, यानी कि जो भी पोजीशन एंड ऑफ द डे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट वाले दिन जो खड़ी रह जाएंगी ओपन रहेंगी वो 100% डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट होंगी। और डिलीवरी ड्यू डेट है जो एक्सपायरी की वो 20th ऑफ द डिलीवरी मंथ है। अगर उस दिन कुछ छुट्टी रहती है तो फिर एक दिन पहले उसकी एक्सपायरी रहती है जनरली। ये मैं आपको बता चुका हूँ जो भी इसके हमने मैंने मॉइस्चर बेसिस और फॉरेन मैटर वगैरह जो भी रखा हमने वो ये पैरामीटर्स हैं।
ये एक छोटा सा मतलब ग्लिम्स है पूरे प्रोडक्ट का ओवरऑल। इसके अंदर जो क्वालिटी के पैरामीटर हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि भाई, जैसे जो बाजार के अंदर एक मूंग का सैंपल आता है, तो उसके अंदर उसका जो साइज है क्या है, और डैमेज सीड को देख सकते हैं अपन, और इमेच्योर शिंकल ब्रोकन सीड किस पार्ट को बोलते हैं, डिसकलर क्या है उसके अंदर, ये सब चीजें हम देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको दिखाई है। वैलिडिटी और स्टैंडर्ड अलाउंस की बात करें तो उसका 6 मंथ्स की डिपॉजिट के ऊपर वैलिडिटी है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर से रहती है, और सॉरी सितंबर में भी कर सकते हैं, सितंबर एक्सपायरी के साथ में। और जो स्टैंडर्ड अलाउंस है उसका जो मतलब फ्रेश डिपॉजिट वो 0.3% के आसपास का रखा है। ये तो हो गया मूंग के ऊपर जानकारी। अब अगर अपन बात करें जो भी इन्वेस्टर्स इस बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन चीज़ों को देखना चाहिए। जो सबसे पहले तो जो भी ट्रेड करे इस बाजार के अंदर वो सेबी या और एक्सचेंज रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही करना चाहिए। और एक्सचेंज और सेबी जो भी सर्कुलर्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो हमें पढ़कर ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। और हमें अपनी जो केवाईसी है उसको मतलब टाइमली अपडेट करके रखना चाहिए। जो भी डिटेल्स वगैरह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वो टाइमली अपडेट के साथ रखने चाहिए, ताकि हम जो भी ट्रेड करें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी जो जानकारी है वाया कॉन्ट्रैक्ट नोट और मैसेज के थ्रू वो हमें टाइमली मिल सके। और यस हाँ, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर बेसिकली। और साथ में हम ब्रोकर को ये भी मतलब इंश्योरेंस रहना चाहिए अपने को इस चीज़ को लेकर कि भाई जो ब्रोकर के थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है विद एक्सचेंज और सेबी के साथ में, और जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नोट उसका जो हमें प्रोवाइड करा रहा है उसके अंदर वो सारी जानकारी मेंशन हो, मेंबर का नाम वगैरह, जो भी हमने ट्रेड किया है उसकी ऑर्डर की डिटेल्स, ट्रेड नंबर, किस रेट पे हुआ है ट्रेड, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, वो सब चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर मेंशन रहनी चाहिए। साथ ही हमें जो हमने ट्रेड किया है उसकी मतलब क्रॉस चेकिंग जेन्युइननेस के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक टैब है ट्रेड वेरिफिकेशन का, वहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं अपना ऑर्डर नंबर डाल के कि भाई ये ट्रेड सही मतलब प्रॉपर वे के अंदर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हुआ है या नहीं हुआ है, वो जानकारी भी ले सकते हैं। और हमें अपने अकाउंट के अंदर जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन और M2M है वो रखने चाहिए, ताकि हम लोग नॉन पेमेंट उसके अंदर क्लॉज के अंदर नहीं जाकर के किसी भी तरह की जो पेनल्टी लगती है उससे बच सके। और साथ ही हमें जो भी इससे एसोसिएटेड लोग जो डब्बे पे ट्रेड करते हैं उससे बचना चाहिए। और जो भी अपना मतलब ब्रोकर के पास में फंड वगैरह या सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स हैं, उसका टाइमली अपने को जो भी मतलब ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट वगैरह है वो हमें चेक करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और जो भी हम ब्रोकर के थ्रू लेन देन करें वो उसका जो भी चेक इशू करे वो पे ही चेक इशू करें, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह प्रॉपर जो सीबी और एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर का नाम रजिस्टर्ड हो उसी नाम से हम बना के दें उसको। और अपने फंड का पीरियडिकली जो भी स्टेटमेंट वगैरह हम अपने ब्रोकर से ले सकते हैं। और जो भी मतलब फंडिंग किसी भी अनऑथराइज मतलब ब्रोकर के थ्रू अपने को मतलब फंडिंग वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर अनऑथराइज मेंबर के थ्रू अगर अपन ट्रेड कर रहे हैं तो उस ट्रेड की सेटलमेंट की कोई गारंटी नहीं रहती है। अब किन चीज़ों का हमें मतलब बचना चाहिए अगर इस बाजार में ट्रेड करें, तो सबसे पहले तो किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अपने को डील नहीं करनी चाहिए। मेंबर्स की जो लिस्ट है वो एक्सचेंज की वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है, तो वहां से देख कर ही अपने को ब्रोकर चूज करना चाहिए। और किसी भी तरह का मतलब ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन अपने को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी बाजार के अंदर मतलब एड वगैरह आते हैं या रूमर्स या लुभावनी हॉट टिप्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उस तरह के शॉर्ट रिटर्न के ऊपर अपने को कभी भी रिलाई मतलब नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेना अपने बेसिस के ऊपर सोच समझ के अपनी खुद की एनालिसिस करके अपने को लेना चाहिए। और जो भी अपन ट्रेड करें तो जो भी ये मतलब अपना फॉर्म है यूसीसी फॉर्म रहता है, उसके ऊपर जो रिस्क एसोसिएट रहते हैं उस ट्रेडिंग से रिलेटेड वो अपने को प्रॉपर पढ़ के ही अपने को ट्रेड करना चाहिए। किसी भी तरह का साइन ना साइन किया हुआ और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट अपने को अपने मेंबर या ब्रोकर से नहीं लेना है। और किसी भी तरह के मतलब मार्केट में जो रूमर है उसके अंदर अपने को नहीं मतलब घुसना चाहिए। और अपने को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ट्रेड करें वो फेयर करें, किसी भी तरीके से अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए अपनी कैपेसिटी के बाहर, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है फिर। और बाजार के अंदर जो भी एनालिस्ट या एडवाइजर एक्सपर्ट्स वगैरह हैं तो उनकी किसी भी तरह की जो मतलब प्रॉमिस वगैरह करते हैं अपना अपनी कॉल्स को लेकर उसमें नहीं आना चाहिए अपने को।
और जो भी अपने फाइनेंशियल गोल्स है उसके हिसाब से अपने को ट्रैक करते रहना चाहिए, अपनी जो भी पोजीशंस वगैरह अपन ने बनाई है मार्केट के अंदर। और जो भी मार्केट या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्ट्स वगैरह आती है, उनकी प्रिडिक्शंस वगैरह आती है, तो उनको भी अपने को मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए हमेशा। तो ये एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन था मेरा मार्केट को अपडेट को लेकर कि इन्वेस्टर्स अगर ट्रेड करते हैं इस बाजार के अंदर तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन को नहीं रखना है। साथ ही एक प्रोडक्ट मैंने कवर किया मूंग, जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उसके ऊपर मैंने जानकारी दी। अब अगर आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो इस वेबिनार से रिलेटेड या जो भी मैंने आपको बताया, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो टैब है Q&A टैब, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। आपके अगर कोई भी सवाल है इस वेबिनार से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं मुझे Q&A टैब पे क्लिक करके। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं इस वेबिनार को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने टाइम निकाल के इस वेबिनार को अटेंड किया। और इसी श्रृंखला के अंदर बाकी हमारे और भी जो वेबिनार्स हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो भी अटेंड करके अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।